गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। जय श्री कृष्णा। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 3 जनवरी 2023 के कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अप्रैल नवंबर वित्त वर्ष 22-23 के दौरान किसी और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो हुई है 16% की वृद्धि। डीजी ऑफ कमर्शियल एंड इंटेलिजेंट स्टैटिस्टिक्स के प्रोविजनल आंकड़ों के अनुसार इस अवधि के दौरान एपीडा उत्पादों का कुल निर्यात 17.43 बिलियन डॉलर था। तो मैं आपको एपीडा का बता देता हूँ। ये कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण होता है। वित्त वर्ष 21-22 की इसी अवधि की तुलना में प्रसंस्कृत फलों और सब्जियों में 32.6% की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि ताजे फलों में 4% की वृद्धि दर्ज की गई है। बासमती चावल का निर्यात 39.26% बढ़कर 2.87 अरब डॉलर हो गया है। गैर बासमती चावल में 5% की मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। चाय, कॉफी, मसालों और समुद्री उत्पादों को छोड़कर सभी कृषि उत्पादों का प्रचार एपीडा के अधिकार क्षेत्र में आता है। 2021-22 के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्र में संपूर्ण निर्यात का मूल्य 50.21 बिलियन डॉलर था। अब हम एपीडा के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत काम करता है। यह 1985 के एपीडा अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। इसने प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन परिषद PFEPC का स्थान लिया। यह जैविक निर्यात के लिए राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम NPOP के तहत प्रमाणन निकायों की मान्यता के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड NAB के सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष होता है। एपीडा के वर्तमान अध्यक्ष है मथैया अंगमुथु। तो इस तरीके से हमने एपीडा और जो प्रतिशत वृद्धि हुई है उसके बारे में जाना। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, असम ने राज्य में परिसीमन की 1 जनवरी की समय सीमा से पहले कितने जिलों का विलय कर दिया है? तो इसका उत्तर है 4। देखते हैं हम 4 जिलों के बारे में। 4 जिलों को उन जिलों में विलय करने की मंजूरी दी गई है जिनसे वे अलग किए गए थे। तो अभी जिन जिलों को विलय किया जा रहा है वो उन्हीं जिलों से अलग हुए थे, तो उन्हीं में भी वापस विलय किया जा रहा है। तमुलपुर जिले को बक्सर जिले में फिर से मिला दिया जाएगा। इसका गठन 23 जनवरी 2022 को हुआ था। होजई जिले और विश्वनाथ जिले को क्रमशः नागाम और सोनितपुर में फिर से मिला दिया जाएगा। इन्हें 2015 में बनाया गया था। मजाली जिले को बारपेटा में फिर से मिला दिया जाएगा। इसे 12 जनवरी 2021 को बनाया गया था। विलय से असम में जिलों की संख्या 35 से घटकर 31 हो जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि पुनः विलय एक माध्यमिक चरण होगा। असम में वर्तमान में 14 लोकसभा और 126 विधानसभा क्षेत्र है। चुनाव आयोग ने हाल ही में 27 दिसंबर को असम में विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों की परिसीमन की घोषणा की है। इसने 1 जनवरी 2023 से राज्य में परिसीमन पूरा होने तक राज्य में नई प्रशासनिक इकाइयों के निर्माण पर रोक लगा दी है। तो यह अभी हमने जाना इस क्वेश्चन में कि असम ने 4 जिलों को फिर से पुनः उन्हीं जिलों में विलय कर दिया है जिन जिलों से वो अलग हुए थे। तो चलिए अपने चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अपना तीसरा नंबर का क्वेश्चन, सरकार ने दिसंबर 2022 में GST राजस्व के रूप में कितने रुपए एकत्र किए? तो इसका उत्तर है लगभग 1,50,000 करोड़ रुपए। वित्त मंत्रालय के अनुसार दिसंबर 22 में GST राजस्व दिसंबर 21 में GST राजस्व से 15% अधिक है। दिसंबर 22 के दौरान माल के आयात से राजस्व दिसंबर 2021 के दौरान माल के आयात से राजस्व की तुलना में 8% अधिक था। दिसंबर 22 के दौरान घरेलू लेन देन से राजस्व दिसंबर 2021 के दौरान घरेलू लेन देन से राजस्व की तुलना में 18% अधिक था। मंत्रालय के अनुसार पिछले साल दिसंबर में नियमित निपटान के बाद केंद्र का कुल राजस्व
63,380 करोड़ रुपए और राज्यों का 64,451 करोड़ रुपए है। तो इस क्वेश्चन के तहत हमने जाना कि जीएसटी कितना बढ़ा है 2021 और 22 की तुलना में 22 में कितना % अधिक जीएसटी बढ़ा है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। स्पेस एक्स ने अपने फॉल्कन 9 लॉन्च वाहन पर कितने उपग्रह लॉन्च किए हैं? तो इसका उत्तर है 54 स्टारलिंक उपग्रह। तो ज़रा जान लेते हैं इनके बारे में। इन उपग्रहों को स्टारलिंक के अपग्रेडेड नेटवर्क के तहत लॉन्च किया गया है। यह लॉन्च स्टारलिंक के अपग्रेडेड नेटवर्क में से पहला है। स्पेस एक्स ने इस उपग्रह को फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन के स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 40 SLC 40 से लॉन्च किया है। उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में तैनात किया जाएगा। उपग्रह कंपनी को ग्राहकों को इंटरनेट सेवा से जोड़ने में सक्षम बनाएंगे। फॉल्कन 9 पहले चरण के बूस्टर में 10 मिशन पूरे कर लिए हैं। इनमें 5 स्टारलिंक मिशन, GPS-3 स्पेस व्हीकल 04, GPS-3 स्पेस व्हीकल 05, इंस्पिरेशन 4, AX-1 और नाइल सैट 301 शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार स्पेस एक्स इस दशक में 7,500 उपग्रह लॉन्च करेगा। यह अगले 10 वर्षों के दौरान स्टारलिंक लो ऑर्बिटिंग उपग्रहों की संख्या 10,000 से अधिक तक बढ़ा देगा। स्पेसएक्स के पास पहले से ही 3500 पहली पीढ़ी के स्टारलिंक्स हैं। तो इस क्वेश्चन के तहत हमने जाना कि स्पेसएक्स फॉल्कन 9 पर 54 स्टारलिंक उपग्रहों को लॉन्च किया है। यह उपग्रह कंपनी को ग्राहकों को इंटरनेट सेवा से जोड़ने में सक्षम बनाएंगे। ऐसे वो इस दशक तक 7500 उपग्रह लॉन्च करेगा और अगले 10 वर्षों में वह 10,000 से अधिक उपग्रहों को लॉन्च करेगा। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अपना अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस खिलाड़ी ने तीनों विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीते? तो इसका उत्तर है मैग्नस कार्लसन। तो जरा मैग्नस कार्लसन के बारे में जान लेते हैं। उन्होंने अपने करियर में तीसरी बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप के तीनों खिताब जीते हैं। उन्होंने अलमाटी में वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज खिताब जीतकर यह उपलब्धि हासिल की। किसी अन्य खिलाड़ी ने कभी भी एक ही वर्ष में रैपिड और ब्लिट्ज खिताब नहीं जीता है। कार्लसन ने नवंबर 21 में ग्रैंड मास्टर यान नेपोम नियातवी को हराकर वर्ल्ड क्लासिकल चैंपियनशिप जीती थी। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अनुसार 2014 में उनकी 2,882 रेटिंग शतरंज के इतिहास में सबसे अधिक है। उनकी वर्तमान में क्लासिक में 2,859 रेटिंग और रैपिड में 2,839 रेटिंग है। कार्लसन 2010 में दुनिया में नंबर 1 स्थान पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने। गैम्बिट, मूव, स्टेलमेट, चेक, ग्रैंड मास्टर, कैंसलिंग आदि शतरंज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टर्म हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने जाना कि हाल ही में जिस खिलाड़ी ने तीनों विश्व शतरंज चैंपियनशिप एक ही वर्ष में जीती है वो है मैग्नस कार्लसन। तो उन्होंने ये कारनामा तीसरी बार किया है और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अनुसार 2014 में उनकी रेटिंग 2,882 रेटिंग शतरंज के इतिहास में सबसे अधिक है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ब्राज़ील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? इसका उत्तर है लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा। अब हम लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा के बारे में जान लेते हैं। लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा ने 2022 के आम चुनाव के बाद ब्राज़ील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। लुला ने अक्टूबर में जायर बोल्सोनारो को हराया। वह तीसरे राष्ट्रपति कार्यकाल की शुरुआत करेंगे। लुला भ्रष्टाचार के आरोप के बाद सत्ता में लौटे हैं, जिसके कारण उन्हें 1.5 साल की कैद हुई थी। लुला ने 2003 और 2010 के बीच लगातार 2 बार ब्राज़ील पर शासन किया।
अब हम ब्राज़ील के बारे में जान लेते हैं। यह दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। यह क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी ब्राज़ीलिया है और मुद्रा ब्राज़ीलियाई रियल है। यह एक संघीय राष्ट्रपति संवैधानिक गणतंत्र है। तो इस क्वेश्चन में हमने जाना ब्राज़ील के बारे में और जो अभी वहाँ के राष्ट्रपति बने लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा के बारे में। तो ये अभी तीसरी बार कार्यकाल की शुरुआत करेंगे। 2003 और 2010 के बीच लगातार 2 बार ब्राज़ील पर इन्होंने शासन किया, लेकिन फिर उसके बाद भ्रष्टाचारों के आरोप के बाद इन्हें 1.5 साल की कैद हुई थी। ब्राज़ील के बारे में हमने देखा कि यह दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, जबकि दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा देश है और यह एक संघीय राष्ट्रपति संवैधानिक गणतंत्र है। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया? तो इसका उत्तर है 2023। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष IYM 2023 के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए द्वारा स्वीकार किया गया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत को बाजरा के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के साथ साथ IYM 2023 को जन आंदोलन बनाने के लिए भी अपना दृष्टिकोण साझा किया है। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान बाजरे की खपत के कई प्रमाण बताते हैं कि यह भारत में खेती की जाने वाली पहली फसलों में से एक थी। बाजरा वर्तमान में 130 से अधिक देशों में उत्पादित किया जाता है। इससे पहले अप्रैल 2018 में बाजरा को पौष्टिक अनाज के तौर पर प्रचारित किया गया था। इसके बाद वर्ष 2018 में राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया। इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर इसका प्रचार करना था और मांग उत्पन्न करना था। 2021 से 26 की पूर्वानुमान अवधि के दौरान वैश्विक बाजार में बाजरे की बढ़ोतरी की दर CAGR 4.5% रहने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO ने 6 दिसंबर 2022 को इटली के रोम में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया था। जनवरी 2023 के दौरान बेल्जियम में आयोजित व्यापार प्रदर्शनी में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने और कृषि और किसान कल्याण विभाग भाग ले गए। मंत्रालय ने जनवरी में 15 दिनों में 15 गतिविधियों की योजना बनाई है, जिसमें वीडियो संदेशों के माध्यम से खिलाड़ियों, पोषण विशेषज्ञों और फिटनेस विशेषज्ञों को शामिल करना शामिल बताया है। तो इस क्वेश्चन में हमने जाना कि अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 को घोषित किया गया है। इसके लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे यूएनजीए ने स्वीकार किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को बाजरा के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के साथ IYM 2023 को जन आंदोलन बनाने के लिए भी अपना दृष्टिकोण साझा किया था। साथ में इसमें हमने जाना कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान भी बाजरे के कई प्रमाण मिलते हैं और 130 देशों में बाजरा उत्पादित होता है। जनवरी 2023 में बेल्जियम में जो व्यापार प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है, उसमें एपीडा और कृषि और किसान कल्याण विभाग भाग लेने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारत और ऑस्ट्रिया 2 जनवरी 2023 को कितने समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे? तो ये है 5 समझौतों पे। तो अब हम इन समझौते और ऑस्ट्रिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो भारत और ऑस्ट्रिया 2 जनवरी 2023 को 5 समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। इन 5 समझौतों में से एक प्रवास और गतिशीलता पर एक समझौता है। भारत 2 जनवरी 2023 को ऑस्ट्रेलिया के साथ एक व्यापक प्रावधान और गतिशीलता भागीदारी समझौते MMPA पर हस्ताक्षर करेगा। दूसरा समझौता कार्य अवकाश वर्किंग हॉलिडे कार्यक्रम पर है।
इससे ऑस्ट्रिया में भारतीय छात्र 6 महीने तक काम कर सकेंगे। प्रवासन और गतिशीलता पर समझौते से ऑस्ट्रिया में छात्रों, शिक्षाविदों, पेशेवरों और व्यवसायियों को लाभ होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर साइप्रस और ऑस्ट्रिया की यात्रा पर है। पिछले 27 वर्षों में किसी भी भारतीय विदेश मंत्री की ऑस्ट्रिया की यह पहली यात्रा है। मध्य यूरोपीय देशों के लिए स्लावकोप त्रिपक्षीय प्रारूप के तहत श्री जयशंकर और ऑस्ट्रियाई विदेश मंत्री अलेक्जेंडर शालेनबर्ग ने चेक और स्लोवाकिया के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक भी की। अब हम थोड़ा सा ऑस्ट्रिया के बारे में जान लेते हैं। यह मध्य यूरोप के दक्षिणी भाग में स्थित है। यह जर्मनी, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, हंगरी, स्लोवेनिया, इटली, स्विट्जरलैंड और लिechtenstein के साथ सीमा साझा करता है। यह एक लैंड लॉक्ड देश है। इसकी राजधानी वियना और मुद्रा यूरो है। अलेक्जेंडर वान देर वेनल ऑस्ट्रिया के वर्तमान राष्ट्रपति है। कार्ल नेहमर ऑस्ट्रिया के वर्तमान चांसलर है। तो इस क्वेश्चन के तहत हमने जाना कि 2 जनवरी 2023 को भारत ऑस्ट्रिया के साथ 5 समझौतों पर हस्ताक्षर करेगा, जिसमें से प्रवास और गतिशीलता एक है, एक वर्किंग हॉलीडे अर्थात कार्य अवकाश है, जिससे भारतीय छात्र ऑस्ट्रिया में 6 महीने तक काम कर सकेंगे। और इसमें हमने जाना कि पिछले 27 वर्षों में किसी भी भारतीय विदेश मंत्री की ऑस्ट्रिया की यह पहली यात्रा है। और इसमें ऑस्ट्रिया के बारे में हमने जाना कि यह यूरोप के दक्षिणी भाग में स्थित जर्मनी, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, हंगरी, स्लोवेनिया, इटली, स्विट्जरलैंड और लिechtenstein के साथ सीमा साझा करता है। यह लैंडलॉक्ड देश है। इसकी राजधानी वियना और मुद्रा यूरो है। अलेक्जेंडर वान देर वेलन ऑस्ट्रिया के वर्तमान राष्ट्रपति है। कार्ल नेहमर ऑस्ट्रिया के वर्तमान चांसलर हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किन रक्षा उपकरणों को खरीदने की प्रक्रिया शुरू की है? तो इसका उत्तर है 100 और K90। मतलब कि K90 ब्रज 100 और खरीदने की प्रक्रिया शुरू की है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। रक्षा मंत्रालय 100 और K9 ब्रज खरीदने की योजना बना रहा है। रक्षा मंत्रालय ने 100 और K9 ब्रज ट्रैक्टर स्वचालित हॉवित्ज़र खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। K9 वज्रा का निर्माण भारत में लार्सन एंड टूब्रो L&T द्वारा दक्षिण कोरिया के हनबा डिफेंस में स्थानांतरित तकनीक का उपयोग करके किया गया था। नवंबर में रक्षा मंत्रालय ने L&T को रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया था। सेना ने 2020 में पूर्वी लद्दाख में K9 ब्रज स्वचालित हॉवित्ज़र की एक रेजिमेंट तैनात की थी। धनुष, K9 ब्रज और M777 अल्ट्रालाइट हॉवित्ज़र ने उत्तरी सीमाओं पर तोपों की गोलाबारी की पहुंच बढ़ा दी है। इससे पहले भारतीय सेना ने मई 2017 में 100 K9 ब्रज की खरीद के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। K9 ब्रज 155 मिमी का 52 कैलिबर ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्ज़र है। यह आमतौर पर रेगिस्तान में प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि रक्षा मंत्रालय K9 ब्रज 100 और खरीदने की योजना बना रहा है, जो कि ब्रज का निर्माण K9 ब्रज का निर्माण भारत में लार्सन एंड टूब्रो द्वारा दक्षिण कोरिया के हनबा डिफेंस में किया जाता है। नवंबर में मंत्रालय ने L&T को रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया था। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस पोप का निधन हुआ है? तो इसका उत्तर है पूर्व पोप बेनेडिक्ट 16वें का अभी निधन हुआ है। तो ये आइए जान लेते हैं इनके बारे में कुछ। पूर्व पोप बेनेडिक्ट 16वें का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पूर्व पोप बेनेडिक्ट 16वें का वेटिकन में मेटर एक्लेसिया मोनास्ट्री में निधन हो गया। 2013 में वह पिछले 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। उनके इस्तीफे ने फ्रांसिस के चुनाव का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने 2013 तक 8 साल से भी कम समय तक कैथोलिक चर्च का नेतृत्व किया। बेनेडिक्ट सदियों में पहले जर्मन पोप थे जब उन्हें 2005 में चुना गया था। वह अब तक चुने गए सबसे बूढ़े पोपों में से एक थे।
उन्हें कैथोलिक चर्च के भीतर एक प्रसिद्ध धर्मशास्त्री के रूप में याद किया जाएगा। पोप दुनिया भर में कैथोलिक चर्च का प्रमुख होता है। वर्तमान पोप फ्रांसिस है। तो इस क्वेश्चन में हमने जाना कि पूर्व पोप बेनेडिक्ट 16वें का निधन हो गया है, जो 2013 में 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। इसी के साथ इनके इस्तीफे से पोप फ्रांसिस के चुनाव का मार्ग प्रशस्त हुआ था। बेनेडिक्ट सदियों में पहले जर्मन पोप थे, जब उन्हें 2005 में चुना गया था, और कैथोलिक चर्च के भीतर एक प्रसिद्ध धर्मशास्त्री के रूप में इन्हें याद किया जाएगा। पोप दुनिया भर में कैथोलिक चर्च का प्रमुख होता है। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कर्नाटक की किस परियोजना को केंद्र सरकार से मंजूरी मिली है? तो इसका उत्तर है कलसा बंडूरी। तो आइए जान लेते हैं कलसा बंडूरी परियोजना के बारे में। कर्नाटक की कलसा बंडूरी परियोजना को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है। 28 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि केंद्र ने कर्नाटक में कलसा बंडूरी या बंडोरा पेयजल परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी दे दी है। केंद्रीय जल आयोग CWC ने परियोजना की एक संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR को मंजूरी दे दी है, जिसे राज्य सरकार ने केंद्र को प्रस्तुत किया था। CWC ने कर्नाटक को कलसा बंडूरी परियोजना के तहत महादई नदी से अपने हिस्से का 3.9 TMC पानी लेने की अनुमति दी है। इस परियोजना में महादई नदी, जिसे मंडोवी के नाम से भी जाना जाता है, के पानी को कलसा और बंडूरी नहरों से मलप्रभा नदी में मोड़ने का प्रस्ताव है। इस परियोजना का उद्देश्य धारवाड़, बेलगाड़ी, बागलकोट और गड़ग के 13 शहरों को पानी पीने की सुविधा प्रदान करना है, जो कर्नाटक के उत्तरी भागों का हिस्सा है। इससे पहले 2018 में महाराष्ट्र ने एक न्यायाधिकरण के समक्ष कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित पानी के मोड़ का विरोध किया था। गोवा ने भी दावे का समर्थन किया, क्योंकि नदी राज्य के लिए जीवन रेखा है। महादई नदी कर्नाटक से निकलती है और इसका बेसिन क्षेत्र 2032 वर्ग किलोमीटर है। कुल क्षेत्रफल में से 375 वर्ग किलोमीटर कर्नाटक में, 77 वर्ग किलोमीटर महाराष्ट्र में और शेष 1580 वर्ग किलोमीटर गोवा में है। तो इस क्वेश्चन में हमने जाना कि केंद्र सरकार ने कलसा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के तहत कर्नाटक को महादई नदी से अपने हिस्से का 3.9 TMC पानी लेने की अनुमति दी गई है। महादई नदी को मंडोवी के नाम से भी जाना जाता है। महादई नदी का बेसिन क्षेत्र 2032 वर्ग किलोमीटर है और इसके कुल क्षेत्रफल में से 375 वर्ग किलोमीटर कर्नाटक में, 77 वर्ग किलोमीटर महाराष्ट्र में और शेष 1580 वर्ग किलोमीटर गोवा में है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। महाराष्ट्र की नई आर्थिक सलाहकार परिषद की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो इसका उत्तर है टाटा संस के अध्यक्ष N चंद्रशेखरन। तो आइए जरा हम इनके बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र की नई आर्थिक सलाहकार परिषद की अध्यक्षता टाटा संस के अध्यक्ष N चंद्रशेखरन करेंगे। 29 दिसंबर को उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में विधान परिषद में घोषणा की। महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए राज्य सरकार एक आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन कर रही है। यह कृषि, बैंकिंग, इंजीनियरिंग और शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देने के साथ एक निजी शोध संगठन के रूप में कार्य करेगा। राज्य के मानव विकास सूचकांक को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार कुछ आकांक्षी क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। इससे पहले दिसंबर में चंद्रशेखरन को भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान व्यापार एजेंडे का नेतृत्व करने के लिए V20 इंडिया के अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया था। अक्टूबर 2016 में चंद्रशेखरन टाटा सन्स बोर्ड में शामिल हुए। 2017 में उन्हें अध्यक्ष के रूप में पदोन्नत किया गया। वह टाटा समूह में कंपनियों का नेतृत्व करने वाले पहले गैर पारसी बने। इस साल की शुरुआत में अध्यक्ष के रूप में अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद उन्हें 2007 तक
5 साल के कार्यकाल के लिए टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। 2022 की शुरुआत में टाटा समूह द्वारा एयरलाइन का अधिग्रहण किए जाने के बाद चंद्रशेखरन एयर इंडिया के अध्यक्ष भी है। तो इस क्वेश्चन में हमने जाना कि महाराष्ट्र सरकार एक नई आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन कर रही है, जिसके अध्यक्षता करेंगे टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन। और हमने जाना है कि चंद्रशेखरन को भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान व्यापार एजेंडे का नेतृत्व करने के लिए G20 इंडिया के अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया था। अक्टूबर 2016 में चंद्रशेखरन टाटा सन्स बोर्ड में शामिल हुए थे। 2017 में उन्हें अध्यक्ष के रूप में पदोन्नत किया गया था। वह टाटा समूह में कंपनियों का नेतृत्व करने वाले प्रथम गैर पारसी थे। इस साल उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद उन्हें 2027 तक 5 साल के कार्यकाल के लिए टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। और 2022 की शुरुआत में टाटा समूह द्वारा एयरलाइन का अधिग्रहण किए जाने के पश्चात चंद्रशेखरन एयर इंडिया के अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को कौन संबोधित करेंगे? तो इसका उत्तर है पीएम मोदी करेंगे 3 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को पीएम मोदी 3 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। इस वर्ष की थीम महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित, शिक्षा और आर्थिक भागीदारी में महिलाओं की समान पहुंच के साथ साथ शिक्षण, अनुसंधान और उद्योग में महिलाओं की संख्या बढ़ाने पर भी चर्चा की जाएगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को प्रदर्शित करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रख्यात महिला वैज्ञानिकों के व्याख्यान होंगे। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के साथ ही कई अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। बच्चों में वैज्ञानिक रुचि और स्वभाव विकसित करने के लिए बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा। कृषक विज्ञान कांग्रेस जैव अर्थव्यवस्था में सुधार और युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। आदिवासी विज्ञान कांग्रेस का भी आयोजन किया जाएगा। यह आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ साथ स्वदेशी प्राचीन ज्ञान प्रणालियों और प्रथाओं के वैज्ञानिक प्रदर्शनों पर ध्यान केंद्रित करेगा। विज्ञान कांग्रेस का पहला सत्र 1914 में आयोजित किया गया था। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 108वां वार्षिक सत्र महाराष्ट्र के राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा, जो इस वर्ष अपना शताब्दी वर्ष भी बना रहा है। तो इस क्वेश्चन के तहत हमने जाना कि 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को पीएम मोदी 3 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। इस वर्ष की थीम है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विज्ञान कांग्रेस का पहला सत्र 1914 में आयोजित किया गया था। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 108वां वार्षिक सत्र महाराष्ट्र के राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा, जो इस वर्ष अपनी शताब्दी वर्ष भी मना रहा है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 14। ढाका साहित्य महोत्सव 10वां संस्करण कब आयोजित होगा? तो इसका उत्तर है 5 से 8 जनवरी। कोविड-19 महामारी के कारण लगातार 3 वर्षों तक रद्द रहने के बाद ढाका लिस्ट फेस्ट DLF का 10वां संस्करण बांग्लादेश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव 5 से 8 जनवरी 2023 को होने वाला है। यह आयोजन ढाका में बांग्ला अकादमी के ऐतिहासिक मैदान में होगा। नोबेल पुरस्कार विजेता अब्दुल रज़ाक गुरनाह सहित दुनिया भर के 500 से अधिक साहित्यकार उत्सव में भाग लेंगे। 4 दिवसीय कार्यक्रम में अमिताभ घोष, हनीफ कुरैशी, अलेक्जेंड्रा प्रिंगल, गीतांजलि श्री, डेजी रॉकवेल, एस्थर फ्रायड, जोय गोस्वामी, केसर हक सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित लेखक शामिल होंगे। इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी, बच्चों, युवा, वयस्कों के लिए गतिविधियों, फिल्म स्क्रीनिंग, नाट्य, संगीत और सांस्कृतिक प्रदर्शनों पर चर्चा के साथ 175 से अधिक
सत्र होंगे। डीएलएफ के आयोजकों ने इसे विचारों का त्योहार करार दिया है। इस कार्यक्रम में फिल्मों, ओटीटी, विज्ञान और जनहित के अन्य विषयों पर भी चर्चा होगी। इसमें बच्चों के साथ साथ महिलाओं के लिए भी प्रस्तुतियाँ होगी। ढाका लिट फेस्ट अन्य विषयों के साथ साथ स्वास्थ्य, भोजन और खाना पकाने पर भी चर्चा आयोजित करेगा। अब जरा हम ढाका लिट फेस्ट के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। सदफ साज, एहसान अकबर और काजी अनीस अहमद ढाका लिट फेस्ट डीएलएफ के निदेशक है। यह 2011 में ढाका और बांग्लादेशी साहित्य और संस्कृति को दुनिया में बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता के साथ शुरू हुआ। ढाका लिट फेस्ट बांग्लादेश के शीतकालीन कैलेंडर में एक लोकप्रिय वार्षिक आयोजन रहा है। 2019 में हुए 9वें ढाका लिट फेस्ट में लगभग 30,000 लोगों ने भाग लिया था। तो इस क्वेश्चन के तहत हमने जाना कि ढाका साहित्य महोत्सव, जिसे डीएलएफ बोलते हैं, ढाका लिट फेस्ट भी बोलते हैं, का 10वां संस्करण 5 से 8 जनवरी 2023 को होने वाला है, जो कि होगा ढाका में बांग्ला अकादमी के ऐतिहासिक मैदान में, जिसमें नोबेल पुरस्कार विजेता अब्दुल रज़ाक गुन्नाह सहित दुनिया के 500 से अधिक साहित्यकार भाग लेंगे। इसमें 175 से अधिक सत्र होंगे और इसे डीएलएफ के आयोजकों ने विचारों का त्योहार करार दिया है। और ढाका लिट फेस्ट के बारे में भी हमने जाना कि सदफ साज, एहसान अकबर और काजी अनीस अहमद ढाका लिट फेस्ट डीएलएफ के निदेशक है। यह 2011 में ढाका और बांग्लादेशी साहित्य और संस्कृति को दुनिया में बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता के साथ शुरू हुआ था। 2019 में हुए 9वें ढाका लिट फेस्ट में 30,000 लोगों ने भाग लिया था। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, एसबीआई कार्ड ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ हाथ मिलाया? पंजाब एंड सिंध बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पंजाब एंड सिंध बैंक पीएसबी ने बैंक के ग्राहकों के लिए सह ब्रांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए एसबीआई कार्ड के साथ साझेदारी की है। पीएसबी ने इस सहयोग के परिणामस्वरूप अपने पोर्टफोलियो में एक नए उत्पाद खंड के रूप में क्रेडिट कार्ड बाजार में भी प्रवेश किया है। दोनों साझेदारों द्वारा 3 कार्ड वेरिएंट पीएसबी एसबीआई कार्ड एलिट, पीएसबी एसबीआई कार्ड प्राइम और पीएसबी सिंपली सेव एसबीआई कार्ड लॉन्च किए गए हैं। यह सहयोग बैंक के पोर्टफोलियो के तहत एक नए उत्पाद खंड के रूप में पीएसबी के क्रेडिट कार्ड में प्रवेश को भी चिह्नित करता है। पीएसबी एसबीआई एलिट और प्राइम क्रेडिट कार्ड को प्रीमियम और मास प्रीमियम ग्राहकों की और जीवन शैली के विशेषाधिकारों और श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अनुभव प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पीएसबी सिंपली सेव वीएसआई कार्ड के जरिए ग्राहक खर्च करने पर रिवॉर्ड और बेनिफिट को तुरंत प्राप्त होगा। पीएसबी सिंपली सेव एसबीआई कार्ड मूल्य के प्रति जागरूक ग्राहकों को त्वरित पुरस्कार और उनके खर्च पर लाभ के माध्यम से पुरस्कृत अनुभव प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन के तहत हमने जाना कि पंजाब एंड सिंध बैंक एंड एसबीआई ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए हाथ मिलाया है। तो हमारा आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।